मामला लीगल है के 4th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड में बहुत सारा फन होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि हंसी की है बात। और इस एपिसोड में त्यागी जी का अलग ही रूप देखने को मिलेगा आप लोगों को, और उनका दिमाग भाई पूछो मत। बाकी इसके साथ एक चीज और बता दूं कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज भाइयों लाइक भी कर दिया करो। तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाता हूं तो चाहते हो कि बहुत सारे वीडियोस आए, तो इस बार एम करता हूं 50 लाइक मारो, मेरी वीडियो जरूर आएंगी। तो भाई 50 लाइक, तुम अगर 100 भी देखोगे तो 50 कर ही दोगे, तो कर दो यार भाई को सपोर्ट करो। और चलो अब स्टार्ट करते हैं मामला लीगल है का 4th एपिसोड। इस एपिसोड का नाम है औकात, और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कुछ गरीब मजदूरों से जिन्हें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खाली करवाना चाहती है ताकि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सके और उनकी जमीन हथियाना चाहती है। मिस्टर बगई जो है उन्होंने ये केस लिया है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने शहर के सबसे बड़े वकील जेटली को दिया है ये केस। अब जेटली जो है वो बहुत बड़ा आदमी है, कोट भी पहनता है, तो भाई साहब गुची अरमानी के। अब हमारे पड़पड़गंज जो कोर्ट है वो तो भाई छोटा मोटा कोर्ट है, उसे कौन ही पूछता है। और फिर बगई बोलते हैं कि इन्होंने मुझसे कहा था कि इन गरीबों से प्लॉट खाली करवाने का कितना पैसा लोगे, तो बगई बोलते हैं कि 3 में तो मैं नहीं माना, उनको बोला कि ये लोग 5 लाख रुपए लेंगे तब जाके वो प्लॉट खाली करेंगे। और इसके बाद वो बोले कि हाँ ठीक है हम 5 लाख में मान जाएंगे। तभी वहां त्यागी जी आ जाते हैं, और त्यागी जी आके समझाते हैं बगई जी को कि चलिए बैठ के थोड़ी बातें करें। और फिर त्यागी बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको हम केस हरा दें ताकि जो ये मजदूर है उनको सही इंसाफ मिल सके और ज्यादा पैसे मिल सके। अब त्यागी चाहता है कि ये जो बड़ा वकील है वो हमारे पड़पड़गंज कोर्ट में आ तो रहा है, लेकिन इसको शांति से हम भेजेंगे नहीं। मिस्टर बगई जो है वो जेटली के साथ एक फोटो खिंचाए हुए होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वकील है। तभी त्यागी बोलता है कि अब ये फोटो हमारे साथ खिंचवाएगा, और इसे कैसे फोटो खिंचवानी है वो तो हम बताएंगे। इसके बाद त्यागी बगई को बोलता है तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, और फिर वो लगा देता है सबको काम पे। तभी सुजाता दीदी के पास एक केस आता है जिसमें एक बैंड वाला बोलता है कि आप मेरे गोलू को बचा लीजिए क्योंकि मेरे गोलू ने एक महिला को गाली दी है और उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और फिर सुजाता दीदी पूछती हैं चलो बताओ कौन कौन सी गालियां दी हैं, और वो बैंड वाला सारी गालियां बता देता है। इसके बाद वो बैंड वाला बोलता है मेरे गोलू ने गालियां दी थी, लेकिन वो महिला भी तो मेरे गोलू को गालियां देती है, कुत्ता कमीना हरामजादा। सुजाता दीदी कहती है देखो ये सिर्फ गलोज है, जब तक गाली में अगर च वर्ड का इस्तेमाल ना हो तब तक वो गाली नहीं होती है जैसे। और फिर वो शुक्ला जी का भी उदाहरण देती है कि शुक्ला जी के अपनी बीवी के साथ गुलू वाले संबंध है, लेकिन शुक्ला जी 1 नंबर के बीवी च है। और फिर वो बैंड वाला कहता है आप है ना गोलू को बचा लीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, और सुजाता कहती है हाँ बचा लूंगी, इसके मैं पूरे 3000 रुपए लूंगी। बैंड वाला कहता है कि आप 3 नहीं 4000 लीजिए, लेकिन मेरे गोलू को बचा लीजिए। देखिए कितना सूख गया। और जैसे ही सुजाता देखती है गोलू की तरफ, वो तो एक तोता होता है। दिखाया जाता है विश्वास पांडे को। विश्वास पांडे के लिए लड़की वाले आए हैं, कोर्ट में ही लड़की वाले उसको देखने आए हुए होते हैं। तभी वहां पे आ जाती है अनन्या श्रॉफ। अनन्या श्रॉफ आके विश्वास से कहती है कि ये एक फाइल है, प्लीज इसे बना दो ना। और फिर विश्वास कहता है हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही वो देखती है कि उसके लिए लड़की वाले आए हैं, और वो कांग्रेचुलेशन कहती है उस लड़की को, और इसके बाद वो गले भी मिलती है विश्वास पांडे से। तभी कहीं ना कहीं जो लड़की उसे देखने आई हुई होती है वो उससे जलने लग जाती है और कहती है कि यार ये लड़की मेरे पति के बीच में क्यों आ रही है। जैसे ही अनन्या श्रॉफ उस कैबिन से बाहर निकलती है, वो लड़की कहती है मुझे विश्वास से कुछ बात करनी है। वो विश्वास को कहती है कि मैं जानती हूं तुम्हारे और अनन्या श्रॉफ के बीच में कुछ जरूर चल रहा है, तुम झूठ मत बोलो, तुम उसको प्यार करते हो ना। और फिर विश्वास कहता है हाँ ठीक है मैंने बोला था कि मुझे उस पर क्रश है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूंगा। और फिर वो लड़की कहती है ठीक है यही बात उसके मुंह से बुलवा के दिखाओ तब मैं मानूंगी। तब ये कहानी स्विच हो जाती है सुजाता दीदी और दलील के ऊपर। दलील जो है वो केस लाता है सुजाता दीदी के पास, सुजाता दीदी जो है वो केस ले जाती है बगई जी के पास, और इनके जो कमीशन हैं वो अलग अलग हैं भाई, क्योंकि सुजाता तो अपना केस लड़ती नहीं है, और जो भी केस बगई जी के पास जाता है बगई जी उसका परसेंटेज देते हैं सुजाता को। दलील बोलता है कि वो बैंड वाला 40 में सेट हो जाता, लेकिन आप 3 में ही मान गई, ये तो गलत बात है ना। और वो दलील कहता है कि हमें बगई जी को ये केस देना चाहिए था। फिर सुजाता कहती है क्या वही एक वकील है क्या, क्योंकि बगई ने एक इंसान से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए थे और सिर्फ 2000 रुपए ही दिए थे उसने सुजाता को, इसलिए सुजाता चाहती है इस बार इसका केस मैं खुद लड़ूं। और मुंशी जी ने कहा था कि चैम्बर अगर चाहिए तो हमें अपना केस खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। दलील कहता है कि आप है ना मुंशी जी के पास बैठ बैठ के पागल हो गई हो। सुजाता बोलती है उनके बारे में कुछ मत बोलना, गांधी जी और उसके बाद मुंशी जी, मैं उन दोनों की ही बात सुनती हूँ। अब ये कहानी त्यागी के ऑफिस में जाती है जहां पे त्यागी का दोस्त राजमा चावल खा रहा होता है, और वहां पे आए होते हैं बगई साहब। बगई साहब को वो एक लेटर देता है, वो बोलता है कि ये है हमारा पहला इक्का, और उसके बाद वो कहता है ये तीसरा इक्का जो है हमारा राजमा चावल है, और दूसरा इक्के को वो देता है लॉ एंड ऑर्डर को, और कहता है कि जाओ माधव नाम के आदमी को ढूंढो और उससे ये बिल नोटरी करवा के लाओ, ताकि जब हमारे कोर्ट में जेटली जब आएगा उसको हम सही मजा चखा सके। तभी एंट्री होती है जेटली की, और वो अपने लग्जरी कार से उतरता है और कोट पहनता है। इसके बाद उसके असिस्टेंट चल रहे होते हैं, और सारे जो पड़पड़गंज के
वकील है जेटली का स्वागत कर रहे होते हैं कि ये लो भाई माला लेके, लेकिन जेटली तो अपने ही एटीट्यूड में वो किसी का भी माला नहीं पहनता है। तभी वहां पे त्यागी जी आते हैं और त्यागी जी जैसे ही उससे हाथ मिलाने वाले होते हैं वो हाथ भी नहीं मिलाता है त्यागी से और माला भी नहीं पहनता है, और त्यागी उनका कोट छू के देखते हैं। उसका कोट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। फिर वो एंटर कर जाते हैं जज वाले रूम में। इसके बाद वो लड़ रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस, ताकि वहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन सके। अब भाई वो इंग्लिश में बोले जा रहा है और वहां का जज भी आईफोन निकाल के उसको शूट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा वकील पहली बार इस सड़ियल से कोर्ट में आया था और इसलिए सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी ऑपोजिशन से आता है बगई जी का सवाल। बगई जी बोलते हैं कि इनका जो भी काम है वो सारा चीज गलत है और इन्होंने तो नॉमिनी में अपना नाम भी नहीं दिया है मेंशन करने को, और कंस्ट्रक्शन वाले जो है उन्होंने फाइल भी गलत बनाई है। अब भाई जेटली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं इतना बड़ा वकील और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं केस कैसे हार सकता हूं। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आया हुआ होता है, लेकिन उसके सारे प्रिपरेशन पे पानी फेर रहे होते हैं त्यागी जी और बगई जी, क्योंकि इन दोनों का पहले से ही प्लान होता है कि इसको हो ना हो मजा जरूर चखाएंगे और उसको बताएंगे कि पड़पड़गंज न्यायालय क्या चीज है। अब जेटली बोलता है कि ठीक है मैं नॉमिनी में नाम दिलवा दूंगा जज साहब, आप पहले एक काम कीजिए कि आप फैसला सुना दीजिए। और जज साहब जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा। अगर कोई वकील छोटा मोटा होता तो सोचता भी, लेकिन आप बहुत बड़े वकील हो, अगर मैंने ये कर दिया तो बहुत ज्यादा ही बदनामी होगी और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो फिर जेटली को लंच तक का टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जल्दी से जाके नॉमिनी में नाम डलवा दीजिए। अब इधर गोलू का केस आ जाता है, उसी तोते का केस। उसके अपोजिशन में पीपी साहब नाम का एक वकील लड़ रहा होता है और वो एक चैम्बर का मालिक है। अब जो महिला आई थी वो बहुत ज्यादा मोटी होती है और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पीपी साहब कहते हैं कि इस औरत को बहुत ज्यादा गाली दी गई है और इस तोते ने बहुत ज्यादा गालियां सुनाई हैं। अब भाई सुजाता जो है वो चुपचाप बैठी रहती है और साहिबा पूछते हैं सुजाता तुम्हें कुछ बोलना है क्या? तो सुजाता के पास कोई जवाब नहीं होता। सुजाता बोलते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी पीपी साहब बोलते हैं इसलिए मैं इन छोटे मोटे लॉयरों के साथ केस नहीं लड़ता, क्योंकि ये मेरा टाइम वेस्ट करते हैं और इन लोगों को पता नहीं कहां से डिग्री मिल जाती है, लड़ना तो आता नहीं है। और सुजाता के दिल पे ये बहुत बुरी बात लग जाती है और जज साहब उसे टाइम दे देती हैं कि जाओ लंच के बाद आना, फिर ये फैसला करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। अब लॉ एंड ऑर्डर जो है अपनी ई रिक्शा वाली बाइक पे माधव को ढूंढते हैं और माधव है वो नोटरी करता है अपने ई रिक्शा में, ताकि सब जगह घूम के वो नोटरी कर पाए और लोगों को ज्यादा भटकना ना पड़े। तभी लॉ एंड ऑर्डर माधव को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यार तुम बड़े ही सी आदमी हो, क्या ही ई रिक्शा लेके घूम रहे हो और रुकते भी नहीं हो आवाज देने पे, लो त्यागी जी से बात करो। और त्यागी जी जब बात करते हैं माधव से, वो कहते हैं कि इसे नोटरी करके जल्दी दे और फटाफट से कोर्ट में आ जा। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मालिक है उसने एफिडेविट नोटरी करवाया था, लेकिन वो तो उस तारीख को था ही नहीं दिल्ली में, क्योंकि वो मालदीव्स में था, अपनी वाइफ के साथ वेकेशन मना रहा था और उन्होंने फ्रॉड कर दिया था नोटरी एफिडेविट पे। फिर वो नोटरी दिखाई जाती है जज साहब को ताकि यकीन कराया जा सके। और हमारे जो बगई साहब है वो बताते हैं कि ये जज साहब फोटोज है मालदीव्स की जो कि उस तारीख की हैं जिस दिन ये नोटरी हुई थी। अब भाई और मिर्ची लग जाती है जेटली को कि यार मैं फंसते पे फंसता जा रहा हूं और ये केस कहीं मैं हार ना जाऊं। तभी उन इंसानों का ख्याल आता है और बगई साहब बोलते हैं गौर से देखिए जज साहब इन इंसानों को कैसे भूखे प्यासे बैठे हैं इंसाफ के लिए, और इनकी घर पे बूढ़ी माँ भी है, कैसे अपना घर चलाएं ये लोग 3 लाख में, और वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इनको बहुत कम पैसे दे रही है। तभी जेटली जो है वो जज साहब को बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और फिर जो जज साहब है वो बोलते हैं कि आप इतने बड़े वकील हो और आप टाइम मांग रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, आपको भी टाइम दिया जाता है। और फिर जेटली को भी टाइम मिल जाता है। ये कहानी स्विच हो जाती है सुजाता दीदी पे। सुजाता दीदी जो है वो सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या सबूत जुटाऊं ताकि मैं ये जो केस है वो जीत पाऊं। तभी सुजाता जो है वो बाहर आ जाती है और उसके साथ जो दलील भाई है वो बोलता है कि दीदी अब क्या करें, ये केस बगई को सौंप दें। और फिर सुजाता बोलती है हाँ अब ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी वो लोग बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे चैम्बरों वालों पे ही ये जो केस है वो सूट करता है और वही ये केस लड़ सकते हैं। तब सुजाता कहती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, कुछ ना कुछ सबूत जरूर जुटा के लेके आऊंगी। और सुजाता जो है वो लाइब्रेरी चली जाती है। ये कहानी स्विच हो जाती है जहां पे दिखाया जाता है जो जेटली है वो जज साहब के कैबिन के बाहर आके घूम रहा है और उनके पास ही खड़ा है बगई। बगई जो है वो कहता है कि ये लीजिए वीडी त्यागी का कार्ड है, जाके एक बार उनसे बात कर लीजिए। लेकिन जेटली को तो अलग ही एटीट्यूड है, वो अलग ही रौबे में है कि भाई मैं क्यों किसी से बात करूं और मुझे किसी के कार्ड की जरूरत नहीं है। तभी वहां पे एक लड़की आती है और कहती है कि जज साहब तो घर जा चुके हैं, वो अब 2-3 घंटे बाद में आएंगे क्योंकि उनका जो पेट है वो खराब हो गया है राजमल चावल खाने से और अब आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जेटली जो है वो बहुत बड़ा वकील है, वो कैसे वेट कर सकता है किसी का।
तब मजबूरन उसको वीडी त्यागी का जो ये कार्ड है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। और फिर ये कहानी जाती है वीडी त्यागी के कैबिन में, जहां पे वो वकील बहुत ज्यादा गुस्सा है वीडी त्यागी से और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बोल तुझे क्या चाहिए, तू क्यों मेरे को परेशान कर रहा है, क्योंकि तेरा ये सब आइडिया है ना। और वीडी त्यागी बोलता है हाँ हाँ मेरा ही आइडिया है, मेरे 3 फेवर है, तब जाके मैं ये जो केस है आपको जीतने दूंगा, वरना आप ये केस जरूर हार जाएंगे। मजबूरन ही ये जो एटीट्यूड वाला वकील है उसे ये सारी 3 फेवर बात माननी पड़ती है। पहला फेवर तो ये रहता है कि वीडी त्यागी पूछता है सर आपने ये कोट कहां से लिया, फटाफट से मुझे एड्रेस बता दीजिए। और वो कहता है ये कोट मामूली कोट नहीं है, बहुत महंगा है। और फिर वो वकील वीडी त्यागी को वो एड्रेस बता देता है। और दूसरा फेवर ये रहता है कि वो 320 वकीलों को मेल करे कि वही वीडी त्यागी को वोट दे, ताकि वीडी त्यागी इलेक्शन में जीत पाए और प्रेसिडेंट बन पाए। और फिर जेटली कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो वीडी त्यागी कह देता है ठीक है तो कोई बात नहीं, आप ये केस हार जाओगे। लेकिन मजबूरन ही वापस से जेटली को उसकी शर्त माननी पड़ती है और फिर वो मेल कर देता है उन 320 वकीलों को जो उसके दोस्त हैं। और वो सारे वकील जो है वो काफी नामचीन व्यक्ति थे। और फिर जैसे ही वो बोलता है ठीक है अब बताओ तुम्हारा तीसरा फेवर क्या है, ये कहानी स्विच हो जाती है सुजाता दीदी पे। सुजाता दीदी कोर्ट में वो केस ले आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास कुछ सबूत और 3-4 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ये देखिए जज साहिबा जो तोता है वो बोलना नहीं जानता, वो रटना जानता है। और हमारे जो बैंड वाले भैया हैं वो इस मैडम को गालियां देते रहते हैं पीठ पीछे। और जज साहिबा जब तक हम किसी को सामने गाली ना दें कोर्ट भी इस बात को नहीं मानता है। अगर हमने किसी को पीठ पीछे गाली दी है तो भाई कोई कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हम रिश्तेदारों को भी पीठ पीछे गाली देते हैं। एक एम्प्लॉय जो होता है वो अपने बॉस को भी पीठ पीछे गाली देता है। एक स्टूडेंट जो होता है वो भी अपनी मैडम को पीठ पीछे गाली देता है। और ये जो पीपी साहब वकील बैठे हैं, जज साहिबा मैं एक बात बताऊं, ये भी आपको गाली देते हैं। और जज साहिबा बोलती हैं कि तुम मुझे गाली देते हो, लेकिन वो वकील बोलता है नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुजाता बोल देती है मैडम आप टेंशन मत लीजिए, ये गाली जरूर देते हैं आपको। और फिर जज साहिबा बोलती है क्या ये बात सच है, और वो वकील नकर जाता है। लेकिन सुजाता बोलती है मैडम आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको पीठ पीछे गाली देते हैं, सामने गाली नहीं देते। और यही मैं बताना चाहती हूं कि इस तोते ने भी पीठ पीछे वाली गाली सीख ली है और वो जब भी इस महिला को देखता है वो गाली देता रहता है। तो वो जो बैंड वाला है वो उसकी चाची रहती है। और जब रिश्तेदारों को गालियां पड़ती हैं तो भाई आप क्या ही कर सकते हैं। आप लोगों ने भी किसी ना किसी को गालियां दी होगी पीठ पीछे, तो चलो कोई बात नहीं, पीठ पीछे गाली दे दो लेकिन सामने गाली मत देना वरना केस हो जाएगा। और फिर पीपी साहब जो हैं वो टाइम मांगते हैं कि मुझे अब थोड़ा टाइम चाहिए। और जज साहिबा कहते हैं क्या अब आपको भी टाइम चाहिए, तो आप तो चैम्बर के वकील हो ना, आपको क्यों टाइम चाहिए। लेकिन वो वकील कहता है मैडम आप मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। इसके बाद ये कहानी जाती है विश्वास और अनन्या पे। विश्वास और अनन्या जो है वो बातें कर रहे होते हैं और विश्वास बोलता है कि प्लीज जाके ये सारी बातें मेरी होने वाली पत्नी को बताओ वरना मेरा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अनन्या बोलती है मैं नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हारे मैटर में पढ़ूंगी ही नहीं। और इसके बाद विश्वास जो है वो बोलता है ठीक है अपनी गाड़ी की चाबी दो। और ये कहानी स्विच हो जाती है उनके घर वालों पे। वो अपने घर वालों को मर्सिडीज में बिठा के बोलता है कि ये इतने लाख का सामान है और ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है। उसके घर वाले जो हैं वो शॉक हो जाते हैं कि ये बहुत महंगी गाड़ी है। फिर विश्वास बोलता है अपनी होने वाली वाइफ को कि जाओ इसका एक चक्कर लगा के आओ, लेकिन वो मना कर देती है। और फिर वो उस लड़की के पिताजी को बोलता है कि कोई बात नहीं ये तो नहीं जा रही, आप जाइए इस गाड़ी का चक्कर लगा के आइए। लेकिन उनके पिताजी इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं बहुत महंगी गाड़ी है, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, कहीं ठुक गई तो विश्वास बोलता है एग्जैक्टली, अगर आप लोग ये गाड़ी चलाने से डर रहे हो तो मैं इस गाड़ी के मालकिन से कैसे प्यार कर सकता हूं, हमारे बीच कुछ नहीं है। और फिर उनका जो रोका है वो हो जाता है। इधर दोनों केस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं और फिर जो मजदूर भाई हैं उनको 7-7 लाख रुपए मिल जाते हैं ताकि वो अपनी जमीन खाली कर सके। और वो मजदूर भाई बोलते हैं कि साहब कुछ और हो जाता तो। बगई जी बोलते हैं कि क्या तुमको अब इतने में भी संतोष नहीं है, जाओ अब नहीं तो मार के बुखार छुड़ा दूंगा तुम लोगों को। और फिर त्यागी को बगई साहब बोलते हैं कि क्या बात है, आपने तो उसको पूरी औकात ही दिखा दी, हमको पूरा एकदम हीरो बना दिया। और फिर त्यागी बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम अच्छे अच्छों को जानते हैं कि कैसे औकात में लाया जाता है। इसके बाद त्यागी जी का तीसरा फेवर होता है कि जो वो बहुत बड़ा वकील है शहर का, वो त्यागी के साथ फोटो खिंचाए। और इसके बाद वो एक सेल्फी लगाते हैं अपने रूम में जिसमें जो शहर का सबसे बड़ा वकील है वो उसने फोटो खिंचाई है त्यागी के साथ। और तभी ये 4th एपिसोड औकात जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद 5th एपिसोड के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो मैंने लाइक्स का एम रखा है फटाफट इतने लाइक्स कर दो। और अगर आपने इसके रिमेनिंग एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो राइट साइड में इसके रिमेनिंग एपिसोड्स हैं, क्लिक करके देखिए और एंजॉय कीजिए।